यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले का आज 127वां दिन। रूसी सेना यूक्रेन के चप्पे चप्पे में गोले दागती नजर आ रही है। पहले के मुकाबले रूस के तेज होते हमले को इसी बात से समझा जा सकता है कि बीते बुधवार को रूसी हमलावरों ने माइकोलिव शहर पर आधे घंटे के दौरान 10 बार मिसाइलें दागी और पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया। माइकोलिव रीजन काउंसिल के चीफ ने मीडिया को जारी एक बयान में बताया कि रूसी हमले की वजह से माइकोलिव शहर का बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है। उन्होंने बताया कि रूसी हवाई हमले में माइकोलिव में 4 लोगों की मौत हुई है, 5 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। माइकोलिव रीजन काउंसिल ने यह भी बताया कि रूसी लड़ाकों ने शहर की बहुमंजिला रिहायशी इमारतों पर गोले दागे हैं। उन्होंने कहा कि रूस फौज ने मारियोपोल और वल्नोवक की तरह ही माइकोलिव के नामो निशान को धरती से मिटाने का काम कर दिया है। बीते बुधवार को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की है। जोको विडोडो स्पेशल ट्रेन के जरिए पोलैंड से यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने रूसी हमले के ध्वस्त हुए इरपिन शहर का दौरा किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मुलाकात के दौरान विडोडो से दोनों देशों के बीच चल रहे जंग खत्म करने और शांति बनाए रखने की बात भी कही है। यूक्रेन से गेहूं के निर्यात को लेकर दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने एक्सपोर्ट कॉरिडोर को खोले जाने पर विचार किया है। आंकड़े के मुताबिक इंडोनेशिया हर साल यूक्रेन से लगभग $909 मिलियन का गेहूं आयात करता है, लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े जंग की वजह से यूक्रेन इंडोनेशिया को गेहूं एक्सपोर्ट करने में असमर्थ है, जिसकी वजह से इंडोनेशिया में खाद्य संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। रूस के विदेश मंत्रालय का दावा है कि पश्चिमी देशों की तरफ से मदद के तौर पर यूक्रेन को भेजे जा रहे सैन्य हथियार सिर्फ कीव तक नहीं पहुंच रहे हैं, बल्कि यूक्रेनी सीमा के आसपास के इलाकों में भी हथियारों की सप्लाई हो रही है। रूसी विदेश मंत्री ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन के नजदीकी इलाकों में हथियारों की सप्लाई पर रोक नहीं लगाएंगे तो रूसी फौज यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों पर भी हमला करने पर मजबूर होंगे। मीडिया को जारी एक बयान में रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन के बहाने पश्चिमी देश पड़ोसी मुल्कों को भी रूसी सेना पर हमला करने के लिए उकसाने का काम कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जंग की शुरुआत को लेकर अब तक यूक्रेन को पश्चिमी देशों की तरफ से $80 बिलियन की आर्थिक, चिकित्सा और सैन्य मदद मिली है। रूस विदेश मंत्रालय ने कहा कि अगर पश्चिमी देश उस पर लगे प्रतिबंधों को हटाएं तो वह दूसरे देशों को लाखों टन अनाज निर्यात के लिए तैयार है। रूसी विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन को अनाज निर्यात नहीं करेगा, लेकिन दूसरे देशों में बढ़ते अनाज के संकट को देखते हुए रूस ने यह फैसला किया है कि पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंधों को हटाए जाने के बाद वो अनाज के निर्यात को पहले की तरह शुरू कर देगा। मारिया ने अमेरिका, ब्रुसेल्स और ब्रिटेन पर फूड सप्लाई चेन को बंद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि रूस को खाद्य संकट के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए ये देश रूस के खिलाफ झूठी अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट ने कहा कि उसकी कड़ी नजर यूक्रेन रूस के बीच छिड़ी जंग पर है। वो जंग में हताहत होने वाले निर्दोष यूक्रेनी नागरिकों की मॉनिटरिंग को बेहद गंभीर तरीके से कर रहा है। बीते बुधवार को एक आंकड़ा जारी करते हुए यूएन ने यह भी बताया कि रूसी सेना यूक्रेनी नागरिकों को आग में जिंदा जलाकर मारने का काम कर रही है। जंग की शुरुआत से लेकर अब तक लगभग 10,000 यूक्रेनी नागरिकों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिसमें 4,731 लोगों को रूसी हमलावरों ने मौत के घाट उतार दिया है। लोगों का जीवन रूसी हमले से गंभीर रूप से प्रभावित है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट मॉनिटरिंग मिशन के चीफ ने यह भी बताया कि रूसी हमले से यूक्रेन में अब तक 1,812 पुरुष, 1,225 महिलाएं, 134 लड़कियां, 155 लड़कों की जान गई है। बुगनेर ने यह भी बताया कि यूक्रेन में अभी भी 41 बच्चे और 1,364 लोग लापता हैं। नाटो की सदस्यता पाने की राह पर स्वीडन, फिनलैंड, टर्की का विरोध झेलने पर मजबूर है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर टर्की ने रोड़ा न अटकाया होता तो अब तक इन दोनों देशों को नाटो की सदस्यता मिल चुकी होती। टर्की के राष्ट्रपति ने इन दोनों देशों पर आतंकवादी संगठनों का साथ देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से नाटो सदस्य देशों के बीच गहमागहमी बढ़ गई है। स्वीडन, फिनलैंड को लेकर बीते दिनों स्पेन में नाटो महासचिव जेम्स ने टर्की राष्ट्रपति से खास मुलाकात की। ग्लोबल पॉलिटिकल एक्सपर्ट का कहना है कि नाटो की तरफ से टर्की पर इस बात का दबाव बनाया जा रहा है कि वो स्वीडन, फिनलैंड के खिलाफ अपने विरोधाभासों को दूर करे, नाटो सदस्यों के मत में अपनी मंजूरी दे दे। रूस समर्थित लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक ने यह दावा किया कि बीते बुधवार को लिसिचांस्क के नजदीक मोर्चे पर तैनात 1/3 यूक्रेनी सिपाहियों ने
आत्मसमर्पण कर दिया है। एलपीआर ने यह भी बताया कि रूसी बॉर्डर से सटे दक्षिणी यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों में रूसी फौज का कब्जा है और इलाकों में यूक्रेनी फौज के सामने सरेंडर के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। लिहाजा यूक्रेनी सिपाहियों ने जान की सलामती के लिए रूसी फौज के सामने घुटने टेक दिए हैं। एलपीआर ने बताया कि अभी भी छुटपुट तरीके से यूक्रेनी सिपाही रह रहकर गोले दाग रहे हैं, लेकिन जल्द ही यहां पर वो सरेंडर कर देंगे या फिर उन्हें अपनी जान से हाथ धोना होगा। केएसएन के कृषि विभाग के प्रमुख का यह कहना है कि यूक्रेन का 16% उपजाऊ जमीन रूसी कब्जे में है। फसल की पैदावार के लिहाज से दक्षिणी यूक्रेन की जमीन बहुत उपजाऊ है, लेकिन इस इलाके के 70% जमीन पर रूस का कब्जा होने से यूक्रेन की अनाज उत्पादकता में भारी गिरावट आई है। ग्रीगोरीव ने यह भी कहा है कि हर साल पूरे यूक्रेन में लगभग 60 से 70 मिलियन अनाज का उत्पादन किया जाता है, जिसमें से खेरसन में 3 मिलियन टन अनाज का उत्पादन होता था, जो लगभग 6% है। जपोरिजिया में 6%, डोनेत्स्क और लुहांस्क में 4% अनाज का उत्पादन होता है। इस इलाके में अब रूसी सेना का कब्जा है, जिसकी वजह से यूक्रेन की खेती बाड़ी गंभीर रूप से प्रभावित है। यूक्रेन सशस्त्र बल ने बताया कि रूसी हमलावरों ने थर्मल पावर स्टेशन पर हवाई हमला कर उसे तबाह कर दिया है। दक्षिणी यूक्रेन के लुहांस्क जिले में सीवी एरोडोनास्क थर्मल पावर स्टेशन है, जहां पर यह पूरा इलाका रूस के कब्जे में है। यूक्रेन बल का यह भी कहना है कि रूसी लड़ाकों ने पहले इलाके की रहायशी और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया और अब उसकी नजर ऊर्जा के संयंत्रों पर है, ताकि इलाके में बिजली की सप्लाई को बंद किया जा सके। यूक्रेन बल यह भी बता रहा है कि इससे पहले भी बीते मार्च के महीने में रूसी लड़ाकों ने सुमी जिले के ओखी तरका थर्मल पावर स्टेशन को ध्वस्त कर दिया था। रूस के राष्ट्रीय रक्षा प्रबंधन केंद्र के प्रमुख ने यह बताया कि बीते बुधवार को डोनेत्स्क और लुहांस्क के इलाके से लगभग 2,900 बच्चियों समेत 17,000 लोगों को रूस लाया गया है। मिखाइल का यह भी कहना है कि इन इलाकों पर यूक्रेनी हमलावर दिन रात गोले बरसा रहे हैं। इन इलाकों में रह रहकर लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है। लिहाजा रूस रक्षा मंत्रालय की तरफ से चलाए गए एक विशेष सैन्य अभियान के तहत लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम हो रहा है। दरअसल लुहांस्क और डोनेत्स्क रूस समर्थित इलाके हैं। यहां पर पूरी तरह से रूसी सिपाहियों का कब्जा है। यूक्रेनी सेना इन दोनों इलाकों को वापस पाने के लिए डटकर इस वक्त सामना कर रही है। दोनों देशों के बीच छिड़े घमासान में आम लोगों के हताहत होने की संभावना को देखते हुए रूस ने यह कदम उठाया है। यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले को लेकर दुनिया के कई देश रूस के विरोध में हैं। रूस के विरोध देश यूक्रेन के लिए मददगार बनकर उभरे हैं। वैश्विक मंचों पर कई देश रूस की खिलाफत भी करते नजर आए हैं। बीते बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आपातकालीन सत्र को संबोधित करते हुए जेलेंस्की की तरफ से कई बातें कही गई हैं। उन्होंने रूस को आतंकवादी देश घोषित करने की मांग कर दी है। जेलेंस्की ने रूसी हमले में निर्दोष नागरिकों की हत्या का मुद्दा उठाया है। रूसी सिपाही लगातार युद्ध अपराधों के नियमों का उल्लंघन कर यूक्रेनियों को मौत के घाट उतार रहे हैं। बूचा और मारियोपोल समेत बोरोडियांका के नरसंहार का हवाला देते हुए जेलेंस्की ने कहा कि अब तक रूसी लड़ाकों ने 14,000 से ज्यादा नागरिकों को गोली मार दी है, कई इमारतों को तबाह कर दिया है। पोल्टावा के केमेनचुकी में शॉपिंग मॉल पर रूसी हमले का खौफनाक वीडियो सामने आया। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी इस वीडियो में लोगों को जान बचाने के लिए स्विमिंग पूल में कूदता हुआ देखा जा सकता है। आंकड़ों के हिसाब से रूस हमले से 18 लोगों की मौत हुई है। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन प्रमुख दिमित्रो ने यह भी बताया है कि अभी 36 लोग लापता हैं। लुनीन का कहना है कि इन लापता लोगों के जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लिहाजा शॉपिंग मॉल के मलबों को साफ करने का काम तेजी से हो रहा है, ताकि लापता लोगों की शिनाख्त हो सके। लुनीन ने यह भी बताया है कि बीते सोमवार को रूसी हमलों के बाद से ही राहत बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। शॉपिंग मॉल पर रूसी हमले को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पुतिन पर निशाना साधते हुए रूस को बर्बर और हत्यारा बताया है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय के खुफिया निदेशालय ने बताया है कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर एक्सचेंज POW के आधार पर रूस ने यूक्रेन में 144 लोगों को कैद से आजाद कर दिया है। खुफिया निदेशालय ने बताया 144 में से 43 ओजोवस्टिल बटालियन के हैं। बाकी 101 लोगों में आम लोगों के समेत यूक्रेन सशस्त्र बल के सिपाही शामिल हैं। खुफिया निदेशालय ने यह भी बताया है कि रिहा किए गए ज्यादातर लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। बीते बुधवार को POW के तहत दोनों देशों ने अपने अपने देशों के कैदियों की अदला बदली की है। रूसी हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रूस रक्षा मंत्रालय के दावों की बात करें तो खार्किव पूरी तरह से रूसी सेना के कब्जे में है। फिर भी ये दोनों देशों की सेनाओं के बीच भीषण घमासान की खबरें आ रही हैं। खार्किव के मिलिट्री प्रशासन ने बताया कि बीते बुधवार को रूसी हमलावरों ने खार्किव के
इजियम जिले पर हवाई हमला कर वहां पर काफी नुकसान किया है। इस दौरान एक शख्स की मौत हो गई है, 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। यूक्रेनी मिलिट्री प्रशासन का यह भी कहना है कि पुतिन की फौज यहां के गांवों कस्बों पर लगातार बमबारी कर रही है, जिसकी वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। मिलिट्री प्रशासन ने इजियम में लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की अपील की है। अभी तक खार्किव में लोग रह रहे हैं, लिहाजा रूसी हवाई हमले में यहां के लोगों के हताहत होने की संभावना बनी हुई है। यूक्रेनी वायुसेना ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने ओडेसा के इलाकों में एक रूसी मिसाइल हमले को नाकाम करने में कामयाबी हासिल की है। ओडेसा सिटी काउंसिल ने बताया कि रूसी हमलावरों ने ब्लैक सी की तरफ से ओडेसा पर मिसाइल दागी है। काउंसिल का यह भी कहना है कि रूसी फौज यहां पर स्नेक आइलैंड से यह हमला कर रही है। रूस ने स्नेक आइलैंड पर 100 से ज्यादा मिसाइलें तैनात की है, जिसके निशाने पर इस वक्त ओडेसा, खार्सन और माइकोलेव है। ब्रिटेन रक्षा मंत्रालय का कहना है कि खेरसॉन के नदी के पूर्वी छोर पर जवाबी हमला करते हुए यूक्रेनी लड़ाकों ने रूसी सेना को जबरदस्त मात दी है, इलाके से इसे खदेड़ दिया है। मंत्रालय ने यह भी दावा किया है कि खेरसन में यूक्रेनी फौज अपने पांव जमाने के मकसद में कामयाबी हासिल करती हुई नजर आ रही है। खेरसन में 500 किलोमीटर तक के रूसी कब्जे वाले इलाके को वापस पाने के लिए यूक्रेनी फौज ने पूरी ताकत झोंक दी है। नाटो पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंधों के बावजूद रूस को तेल और गैसों के निर्यात से जबरदस्त फायदा होता नजर आ रहा है। रूस ने तेल और गैस आयात करने वाले देशों के सामने यूरो करेंसी में आर्थिक लेनदेन की शर्तें रखी थी, जिसे कुछ देशों ने ठुकरा दिया है। लेकिन रूस के अलावा कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण रूस से तेल और गैस इंपोर्ट किया जा रहा है। रूस सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने यह बताया कि दुनिया के 12 देशों के लगभग 70 विदेशी संस्थाएं रूस के साथ रूबल करेंसी में लेनदेन कर रही हैं। रूस सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने बताया कि रशियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम मतलब SPFS के तहत देश रूस से गैस और तेल इंपोर्ट करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मैड्रिड में आयोजित नाटो के शिखर सम्मेलन के दौरान नाटो सदस्य देशों के नेताओं ने पुतिन से तत्काल प्रभाव से जंग को खत्म करने की बात कही है। नाटो नेताओं ने कहा है कि रूस जंग की आड़ में निर्दोष नागरिकों को जान से मार रहा है, जो किसी भी रूप में मानवता के पक्ष में तो नहीं है। नाटो ने रूस पर आरोप लगाया है कि रूस की वजह से दुनिया के कई देशों में खाद्य संकट है, साथ ही कई देशों को ऊर्जा की किल्लत हो रही है। दूसरी तरफ रूस के विदेश मंत्रालय का कहना है कि रूस पर प्रतिबंध लगाकर नाटो देश खुद की ही दुनिया में खाद्य संकट को बुलावा दे रहे हैं। बीते बुधवार को शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी पहुंचे। शिखर सम्मेलन की जहां पर ये आयोजित हो रहा है, उसकी राजधानी अशगबत में ये किया गया है, जिसमें पुतिन के साथ ही अजरबैजान, ईरान, काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के नेताओं ने हिस्सा लिया है। पुतिन ने तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के साथ अजरबैजान और ईरान के राष्ट्रपतियों के साथ बैठक की है और यूक्रेन रूस के बीच छिड़ी जंग पर चर्चा की है। आज पुतिन मॉस्को में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो से मुलाकात करेंगे। डोनेट्स्क और खेरसन इलाके में रूसी और यूक्रेनी फौजों के बीच घमासान जारी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो जारी कर बताया है कि बीते 2 दिनों के भीतर यूक्रेन ने इन दोनों इलाकों को काफी नुकसान पहुंचाया है। 2 गुने सिपाहियों को भी यहां पर तैनात किया है ताकि मिसाइलें दागी जा सकें। जेलेंस्की ने कहा कि कई इलाके हैं जहां पर बेहद तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पिछले 96 घंटों से रूसी फौज ने लगातार यहां पर गोली बरसाए हैं। जेलेंस्की ये भी कह रहे रूसी सिपाहियों को इस बात का यकीन नहीं था कि यूक्रेनी फौज उनके हमलों को नाकाम करने में सफल हो जाएंगे। जेलेंस्की ने दावा किया है कि पुतिन की मूर्खता की वजह से अब तक 31,000 से ज्यादा सिपाही मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के दक्षिणी इलाकों में दोनों देशों के बीच छिड़ा घमासान बीते दिनों और ज्यादा गहराता हुआ नजर आया है। रूस इन इलाकों पर कब्जे की दावेदारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन का कहना है कि उसकी फौज इलाके से रूसी सेना को पीछे धकेलने में डटकर मुकाबला कर रही है। यूक्रेन मिलिट्री ने यह दावा किया है कि दक्षिणी यूक्रेन में उनके सैन्य दस्ते ने रूस के 44 जवानों को मार गिराया है। यूक्रेन के साउथ ऑपरेशनल कमांड का कहना है कि उन लड़ाकों ने साउथ फ्रंट लाइन के इलाकों में तैनात रूसी सैन्य टुकड़ी पर लगातार 5 मिसाइलें दागी हैं, जिसमें रूसी हमलावरों की मौत हो गई है। यूक्रेन सशस्त्र बल यह भी कह रहा है कि रूसी सैन्य हथियारों समेत उनके वाहनों को भी तबाह कर दिया है। ब्रिटेन के खुफिया विभाग का दावा है कि यूक्रेन पर हमले के दौरान सबसे ज्यादा रूसी पायलटों की मौत हुई है। यूक्रेन के जवाबी हमले में अब तक रूस के 216 फाइटर जेट, 183 हेलीकॉप्टर तबाह हुए हैं। लगभग 400 से ज्यादा पायलटों की जान गई है। ब्रिटेन इंटेलिजेंस का कहना है कि रूस के पास आज जेट फाइटर्स हैं, तो लेकिन उनके संचालन करने के लिए उनके पास पायलट्स नहीं है, लिहाजा रूस
अब अपने देश के रिटायर्ड पायलटों की दोबारा नियुक्ति करने की योजना बना रहा है ताकि यूक्रेन के खिलाफ जंग को और ज्यादा प्रभावी किया जा सके। खुफिया विभाग का यह भी कहना है कि बहुत से रूसी सैनिक ऐसे भी हैं जो यूक्रेन के खिलाफ जंग को अन्यायपूर्ण बताकर जंग के मैदान को छोड़ रहे हैं। ऐसे में पुतिन की सैन्य शक्ति के कमजोर होने का अंदेशा है। यूक्रेनी सशस्त्र बल का कहना है कि बोरिवस्किक में उसकी सैन्य रूस हमले में नाकाम करने में सफलता हासिल कर रही है। सशस्त्र बल के जनरल स्टाफ के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक रूसी हमलावर डोलिना इलाके में गुपचुप तरीके से सैन्य अभियान की तैयारी कर रहे थे। यूक्रेन खुफिया विभाग की तरफ से सशस्त्र बल को इस बात की सूचना दी गई है, जिसके आधार पर जवाबी कार्रवाई करते हुए यूक्रेनी जवानों ने रूसी सेना के एक खतरनाक सैन्य अभियान को विफल कर दिया है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अभी भी लुहांस्क और डोनेट्स्क में दोनों देशों की सैनिकों ने घमासान किया है। यहां पर औसतन दिन में रूसी फौज 30 से 40 बार हमले कर रही है। रूसी हमले से धराशायी होते इमारतों के मलबे में लोगों के शवों के मिलने का जो सिलसिला है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। मारिउपोल, बूचा, खेरसन, डोनबास, बोरोडियांका, खार्किव समेत यूक्रेन के कई इलाके हैं जहां पर यूक्रेन की तरफ से राहत बचाव कार्य इस वक्त किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक इमारत के बेसमेंट में 200 लोगों के शव के मिलने का खुलासा किया था। रूसी फौज बीते शुक्रवार को यूक्रेन के ज़पोरिज़िया इलाके में जमकर मिसाइलें दाग रही है। ज़पोरिज़िया के स्थानीय मिलिट्री प्रशासन ने बताया कि रूसी सैनिकों ने लॉन्च रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल करके 20 बार हमला किया। रूसी हमले में इलाके का बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है। मिलिट्री प्रशासन ने किसी के हताहत होने की खबर से इनकार किया है। रूसी हमले जान के खतरे को देखते हुए पहले से ही प्रशासन ने पूरे इलाके को खाली करवा दिया था। रूस हमलावरों ने इलाके में जमकर तबाही मचाई है और जब यहां पर मुआयना किया गया है तो ज़पोरिज़िया के 60% इलाके पर रूसी फौज ने कब्जा जमा लिया है। यह खबर सामने आ रही है।